नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। विधानसभा चुनाव के अपने उन तारीखों की तरफ अब बढ़ते जा रहा है समय, जब आएगी तारीख 20 और लोग बटन दबाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ में है जिन्होंने महिलाओं के सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका आंदोलन से लेकर इस तरीके से तेज किया आंदोलन कि वो मंत्रालय तक गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के कानों तक गया और उसके बाद वो अमलता में आया। यानी उन माताओं बहनों का सम्मान हुआ जहां पर अक्सर वो लोग सोचती थी कि मेरा नाम बीच में क्यों नहीं। यानी कि अगर मान लो मेरा नाम सचिन दीक्षित है या सचिन विनोद दीक्षित है, सचिन विमला दीक्षित, विमला विनोद दीक्षित क्यों नहीं, यानी मेरी माता का नाम शायद। इस तरह का सम्मान बढ़ाने वाली, महिलाओं का सम्मान महाराष्ट्र के अंदर बढ़ाने वाली हमारे शख्सियत है स्नेहा दुबे। सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। स्नेहा जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से तमाम बार ये कहा गया है कि आपने महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, आपको कब एहसास हुआ कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए और उसको फिर आंदोलन में तब्दील किया और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक गया? ये महिलाओं और खासकर माताओं बहनों का नाम मध्य में आए, ये कब सोचा? इसकी शुरुआत मेरे बचपन में ही हुई थी, क्योंकि मेरे माता पिता श्री विवेक पंडित और विद्युलता पंडित जी ने जब हमें स्कूल में हमारा दाखिला कराया, तब हमारे नाम में, मेरे और मेरी बड़ी बहन के नाम में उन्होंने माता और पिता दोनों का नाम लगाया। मतलब मेरा स्कूल में अभी भी लिविंग सर्टिफिकेट देखोगे आप तो स्नेहा विद्युत विवेक ऐसा नाम है, सरनेम भी नहीं लगाया है उन्होंने, सिर्फ माँ का नाम और पिता का नाम लगाया है। और तभी भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था इस चीज के लिए, लेकिन उनकी उस समय की प्राथमिकता कुछ और थी, तो उन्होंने संघर्ष किया, हमारे नाम में उनका नाम लगाया, माँ का नाम लगाया, और बाद में वो बाकी उनके जो काम थे उसमें लग गए थे। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई, मुझे बच्चे हो गए और जब उनको स्कूल में डालने का समय आया, एडमिशन करने का समय आया, तब हमने भी ये चाहा कि माँ का नाम लगो, क्योंकि मेरी ये सोच थी और जो बचपन से सोच वो विकसित हुई कि माँ का नाम क्यों जरूरी है। माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है और 9 महीने में बहुत तकलीफों से गुजरती है, उसका पूरा शरीर बदल जाता है, मानसिक परिस्थिति उसकी बदल जाती है, बच्चा पैदा करते वक्त उसको बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है। औरत का पुनर्जन्म बोलते हैं बच्चे को पैदा करना, मतलब पूरे बच्चा पैदा होने के बाद बड़े होने तक, बच्चों के बच्चे होने तक माँ एंगेज रहती है अपने बच्चों में, वो कभी छूट नहीं पाती है, पहले जैसी वो कभी बन नहीं पाती है, उसका स्वरूप ही पूरा बदल जाता है। तो जब इतना माँ त्याग करती है, इतनी तकलीफें झेलती है, तो माँ का भी बच्चों पे उतना ही अधिकार होता है जितना पिता का होता है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, क्योंकि 9 महीने उसने कोख में बच्चे को रखा है, तो फिर माँ को वो अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? माँ का अस्तित्व कहा जाता है, क्योंकि जब पिता को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों के नाम में पिता का नाम जिंदा रहता है, लेकिन माँ के नाम का अस्तित्व कहीं भी नहीं रहता। आप अमिताभ बच्चन का पूरा नाम जानते हो? अमिताभ हरिवंश राय बच्चन। माँ का नाम नहीं पता। तो माँ का नाम हमें सर्च करना पड़ता है गूगल पे कि अमिताभ बच्चन मदर्स नेम, ऐसा सर्च करोगे तो आता है। अगर अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ तेजी हरिवंश राय बच्चन ऐसा होता तो उनके माँ को भी जाना जाता, जिसने महानायक को पैदा किया, जिनके वजह से वो इतने बड़े हस्ती बने, उस माँ का अस्तित्व कहीं भी नहीं है। तो वो तो इतने बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। तो इसीलिए ये माँ के नाम की लड़ाई शुरू हुई, और मेरे बच्चों के नाम में जब मेरा नाम लगाने की बारी है तो भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, मुझे एफिडेविट करना पड़ा कि मैं माँ हूँ, मैं मयंक की माँ हूँ। मुझे हाँ, एफिडेविट करके आप चाहिए तो देख सकते हो, मेरे पास है एफिडेविट कि मैं मयंक की माँ हूँ, मुझे मेरे बच्चे के नाम में मेरा नाम लिखना है। और मैंने और मेरे पति श्री नवीन दुबे जी ने ये एफिडेविट किया, फिर उसके स्कूल में उनका नाम वैसे लगाया गया, फिर आधार कार्ड पे आया, रेशन कार्ड पे आया, पासपोर्ट में भी अभी उनका वैसे ही है। ये 14 साल पहले हमने किया था, कायदा बना है अभी, लेकिन इसकी शुरुआत हमने 14 साल पहले ही की थी। तभी ऐसा लगा कि इस चीज के लिए मैं झगड़ा कर सकती हूँ, मैं संघर्ष कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बाकी महिलाएं, बाकी बहनें नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके जिंदगी में इससे भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ है, तो उनके लिए भी लड़ना चाहिए। और तभी से इस लड़ाई की शुरुआत हुई, और फिर अलग अलग आंदोलन श्रमजीवी संगठन के जरिए से हमने किए,
मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले। उनसे मुलाकात के समय कुछ वार्ता हुई होगी तो हुई उन्होंने ना, सराहा होगा या कुछ बोला? उनको ये चीज कही, एकनाथ जी शिंदे से हमने मुलाकात की, 2 बार उनको ये निवेदन दिया हमने। वो भी बहुत मतलब खुश, अरे वाह ये अच्छा मुद्दा है। हम दादा जी भूसे जी मिले, रविंद्र चौहान जी से मिले, रविंद्र फाटक जी से मिले, देवेंद्र फडणवीस जी से मिले, विनोद तावड़े जी को हमने 2017 में ये निवेदन दिया था। अच्छा। तो बहुत सारे नेताओं से मिले, विधान परिषद के नेताओं से मिले। विधान परिषद में श्रीकांत भारतीय है आमदार, उन्होंने ये मुद्दा काफी बार विधान परिषद में लिया। रूपाली चाकणकर जी है, तो ऐसे मेधा कुलकर्णी जी है, इन्होंने बहुत बार ये मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में लिया। तो इन सबका भी योगदान है इस चीज में। हमने रास्ते की लड़ाई लड़ी, उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद की लड़ाई लड़ी, और सबके प्रयासों को सफलता मिली और ये कायदा पारित हुआ है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से माओं को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि जो बच्चे अभी पैदा होंगे उनके ही नाम में माँ का नाम आएगा, और जो पहले से है उनके नाम में नहीं आ सकता है। तो वो लड़ाई अभी भी जारी है, वो लड़ रहे हैं अभी भी। अच्छा, इसमें जो बाहरी शब्द आता है, कई लोग कहते हैं कि स्नेहा दुबे बाहरी हैं और वो वसई से चुनाव लड़ रही है, तो इस पर उत्तर कैसे देंगे? मुझे ऐसे लगता है कि उनको बाहरी शब्द की व्याख्या मुझे पूछनी पड़ेगी कि क्या है उनके बाहरी और अंदरी क्या होता है। जिस भूमि में जन्म हुआ, जिस भूमि में पूरे बचपन बीता, जहाँ पे मैं बालवाड़ी से लेके 10वीं तक न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ी, वर्तक कॉलेज में 11वीं 12वीं पढ़ी, निर्मल के जत्रा में झूले पे झूल झूल के जिसका बचपन गुजरा है, दही वसई का झंडा बाजार में दही वाला दुकान है, दही वाले मतलब दही नहीं है, स्टेशनरी की दुकान। अच्छा। वहां से वो फेमस है क्योंकि उस समय पे वो एक ही वसई में स्टेशनरी की दुकान थी। वहां से पूरे साल की किताबें ली जाती थी। अभ्यंकर काका की एक कोने पे पारनाका पे दुकान हुआ करती थी। वो हमारे जनरेशन के बच्चों के लिए वो एक लाइब्रेरी थी, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि भाई पढ़ना क्यों चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हमें पढ़ने देते थे, तो वहां से बुक्स हम खरीदते थे। संजू का वड़ा पाव खाया है क्या आपने? कभी नहीं खाया होगा तो चिमाजी अप्पा के सामने इंग्लिश स्कूल के बाजू में संजू का वड़ा पाव है, वहां पे जाके खाइए। आगाशी का भुजिंग खा के बड़ी हुई हूँ, संजू का वड़ा पाव खा के बड़ी हुई हूँ। अब इससे और अंदरी क्या होता है? मैं तो कहती हूँ कि जितनी मैं वसई की हूँ उतना कोई बाकी उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार जब मालूम पड़ा आपको, कहाँ थे? और जब मालूम पड़ा कि अब मैं हो चुकी हूँ अधिकृत उम्मीदवार, कैसा महसूस हुआ? जब ये डिक्लेयर हुआ अधिकृत उम्मीदवार हूँ, उसके सिर्फ 2 दिन पहले से ही ये चर्चा शुरू थी, या मुझे पता चल रहा था कि भाई मेरा नाम चल रहा है या मुझे मिल सकती है उम्मीदवारी, और मुझे पूछा गया था कि लड़ोगी क्या? तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मेरे पिताजी को जवाब दिया था कि अगर आप कह रहे हो कि लड़ना है तो फिर लड़ना है, क्योंकि आपने लड़ना सिखाया है और वसई के लिए बचपन से लड़ते आए हैं, और वसई में लड़ना और वसई में जीतना ये बहुत जरूरी है। और जीतने की बात तो दूर की है, लेकिन लड़ना सबसे जरूरी होता है। जीत हार बात की बात है, मैदान पे उतरे तो पहले। हाँ, मैदान ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते हैं, लड़ना जरूरी है। तो इसीलिए लड़ने का सोचा। और जब एक आता है ना मन में कि अब ये अवसर है, खासकर एक वो कमल का निशान है। बहुत बार ये इंतजार हो रहा था कि वसई में जो उम्मीदवार होगा उसको कमल का निशान कब मिलेगा, या नाला सुपारा में होगा तो कमल का निशान कब होगा। इस इंतजार को खत्म होते देखा गया, तो उसमें आपके मन में आया होगा ना कि अब लड़ाई और बेहतर हो सकती है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके परिणाम बहुत अच्छे थे। मोदी जी का नेतृत्व 2014 से है। मैं वैयक्तिक रीत्या मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो कमल का चिन्ह मिलना और कमल के चिन्ह पे मुझे एज अ उम्मीदवार मौका मिलना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत खुश हूँ अभी कि मुझे ये मौका मिला है। और 2-3 दिन तक तो मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि उम्मीदवारी मिली है और हम सही में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, दिन भर के प्रचार, अभी रात में 12:30 बजने वाला है,
दिन भर का प्रचार यात्रा, उसके बाद इंटरव्यू, जी। कैसा रहता है दिनचर्या आपकी? रहता नहीं कि बहुत दिन रात मेहनत करनी है, लड़ाई के मैदान में उतरे हैं तो फिर ना दिन देखा जाता है ना रात देखी जाती है, बस मेहनत करनी है, मेहनत करना हमारे हाथ में है और वो मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब मुद्दों पे बात करते हैं। क्या लगता है विकास इस चुनाव में प्रमुख रूप से हमने देखा है कि इस चुनाव में विकास के अलावा कोई ऐसी बातें नहीं हो रही हैं जो अक्सर होती रहती हैं। विकास के मुद्दों पर वसई कितना आगे बढ़ा है 35 सालों में और कितना पीछे गया है? देखिए, मुझे वसई में 38 साल हुए हैं। हाँ। तो जो मैंने बचपन में वसई देखी है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जो समस्याएं तभी थी वो अभी भी बरकरार है। लेकिन और वो समस्याओं में और बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गई है समस्या। पानी की समस्या तभी भी थी, अभी भी पानी की समस्या है। रास्तों की समस्या तभी भी थी। अब मेन रोड सिर्फ अच्छे होंगे, लेकिन अब अंदर इंटरनल रोड्स देखो, अंदर गली गली में जाओ तो कैसे रोड की अवस्था है वो हम सबको पता है। 14 साल हो गए महानगर पालिका को, एक भी अस्पताल अभी बना नहीं पाए हैं। महानगर पालिका से एक भी स्कूल नहीं बना पाए हैं। बिजली की समस्या है, मतलब मैं छोटी थी तो तभी तो इन्वर्टर वगैरह भी नहीं थे, तभी भी 4-4 6-6 घंटा लाइट जाती थी और हम लोग पेपर से हवा करते बैठते थे। अभी सिर्फ इतना फर्क आया है कि टेक्नोलॉजी के वजह से इन्वर्टर आया है। बिना इन्वर्टर के वसई में रहना ये कोई सोच भी नहीं सकता है, मतलब इन्वर्टर ये एक जरूरत बन गई है वसई की। तो ये सब चीजें हैं जो बढ़ गई है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वापस पानी की समस्या बढ़ गई है, ड्रेनेज की समस्या बढ़ गई है, सीवरेज की समस्या बढ़ गई है। जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सब खाड़ी में पानी डाला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है और कुछ समस्याएं पहले से बढ़ गई है। भूतकाल की समस्याओं को भूलकर भविष्य की समस्या पर कैसे काम करेंगे? मैं हमेशा यही कहती आई हूँ, पहले दिन से मैं ये कहती आई हूँ कि भूतकाल के भूत हमें नहीं निकालने, क्योंकि जिन्होंने 30 साल तक कुछ नहीं किया है उनसे और आगे उम्मीद क्या की जा सकती है। आप सीधा कंपैरिजन अगर कर ले तो हमारे प्रिय पंतप्रधान जी 2014 में उन्होंने देश हाथ में लिया, पंतप्रधान बने, उन्हें 10 साल मिला। 10 साल में उन्होंने देश का काया पलट कर दिया, बहुत अच्छे चेंजेस लाए। तो जिसकी इच्छा होती है करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है, और जिसकी इच्छा शक्ति ही नहीं होती है वो बस बेड़ा गर्द कर देता है। बेड़ा गर्द हो गया है। तो अभी मोदी जी के नेतृत्व में, महायुति के नेतृत्व में वसई का सर्वांगीण विकास कैसा हो, इसी के बारे में हम बात करेंगे। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये मौका है हमें, जो नहीं हुआ वो करने का। अच्छा, ऐसा हुआ कि स्नेहा दुबे ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी महिलाओं के सम्मान के लिए, उनका नाम मुख्यमंत्री से लेकर सबसे पहले उन्होंने अपने नेम प्लेट बदले थे। अब अगर आप विधायक बन जाती हैं तो उन्हीं महिलाओं के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर, जिस प्रकार से लड़की बहन बहुत सारा चल रहा है इस समय, आप आगे बढ़कर उनके लिए काम करेंगे या पुरुषों के लिए? देखिए, विधायक किसी एक समुदाय का नहीं होता है, वो महिलाओं का भी होता है, पुरुषों का भी होता है, बच्चों का भी होता है, बूढ़ों का भी होता है, सारे धर्म का होता है, सारी जातियों का होता है, वो अपनों का भी होता है और वो विरोधियों का भी होता है। अगर कोई वसई में विरोधी मेरे पास आए कोई काम लेके तो मैं उससे ये नहीं कह सकती हूँ कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया था तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। जो वोट देना ना देना वो छोड़ देते हैं, 20 तारीख तक खत्म बात है, वो 20 तारीख के बाद खत्म होता है। आप एक बार चुनाव जीतते हो, आप लोक प्रतिनिधि बनते हो, तो आप सारी पूरी जनता के लोक प्रतिनिधि। महिलाओं को प्राथमिकता देंगे? जरूर दूंगी, क्योंकि पॉपुलेशन में 50% महिलाओं का योगदान है, तो महिलाओं को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। और हम कहते हैं ना कि महिला होती है वो एक घर नहीं संभालती है, वो 2-2 घर संभालती है, उसके मायके का भी और ससुराल का भी। तो महिलाओं को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हम वंचित घटक बोलते हैं, जो सिर्फ जाति में वंचित घटक नहीं है। महिला फिर वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जाति की हो, वो आज तक वंचित ही रही है, तो उसको प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। तो पूरी तरह उनके लिए आंदोलन करना हो, या मतलब आंदोलनकारी रूप धारण करना हो विधानसभा के अंदर, वो सब धारण करके एकदम जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो स्टैंड लिया जाएगा।
एक कहावत है मराठी में, शक्य तिथे सहकार्य, नसेल तिथे संघर्ष. जिधर जिधर पॉसिबल हो उधर सहकार्य की भूमिका लेनी चाहिए, और जहाँ पे नहीं हो वहां पे संघर्ष करना चाहिए. तो अगर जहाँ पे संघर्ष की जरूरत, सहकार्य से काम हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं संघर्ष की जरूरत पड़े तो संघर्ष भी करेंगे. विकास, सवाल ये होता है कि दिन से विकास हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आप जब बैठेंगे तो आपको लगता होगा ना कि मेरा वसई ऐसा होना चाहिए. एक हरित वसई कहीं कहीं बिगड़ रहा है, लगभग ये सारे आरोप आते हैं. तो उस बनाने के लिए स्नेहा दुबे का विजन क्या है कि मैं जब बनूंगी तो निश्चित रूप से ये करना है, पर्यटन बनाना है, लोगों की आवाजाही की व्यवस्था करनी है, अच्छा स्कूल बनाना है, ताकि ये वसई जब दूर से दिखे तो अच्छा दिखे. तो क्या विजन? देखिए, हरित वसई ये वसई की पहचान है. वसई का जो ग्रीनरी है या जो खेती है या जो पश्चिम पट्टे में आप जाओगे किनार पट्टी है, वो ही वसई की पहचान है. और उसको संरक्षित करके ही यहाँ के टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा. वसई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के वसई का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. आप गोवा जाओ तो गोवा में जरूरी नहीं है कि आप कोई ऊंची बिल्डिंगें देखने नहीं जाते हैं, वहां का नेचर देखने जाते हैं, वहां के बीचेस पे जाते हैं. तो डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन ये बहुत जुड़ी हुई चीज है. हमको ऐसे लगता है शहर बन गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई तो ही डेवलपमेंट हो सकता है, तो ऐसी चीज नहीं है. वसई का हरित पट्टा सुरक्षित रख के, वसई की वाड़ी का कल्चर सुरक्षित रख के, वसई की किनार पट्टी सुरक्षित रख के, सुंदर बना के वसई का इको टूरिज्म डेवलप करने की हमारा सपना है, ताकि वसई के युवाओं को वसई में ही व्यवसाय करने की संधि मिले, वसई में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो. तो ये चीजें सब सोची है, अभी आएंगे सत्ता में तो करेंगे. कितना भरोसा है, जिस तरीके का माहौल है उसे देखते हुए कितना भरोसा है कि जीत के नजदीक है, बस तारीख बाकी है? तारीख तो 23 है ही. तारीख के लिए घोषणा बाकी है, और कितने मार्जिन से आएंगे वो बाकी है. बाकी पूरे वसई के जनता ने तो ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन लाना ही है. आपकी लड़ाई सीधे तौर पे किससे? हमसे ही है. उस व्यवस्था मेरी लड़ाई है जो बहुत लंबे समय तक. जी नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ हमसे है, खुद से है. क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जिस पार्टी की उम्मीदवार हूँ दीक्षित जी, ये समझ लीजिए देश की सबसे बड़ी पार्टी है. तो हमारी लड़ाई खुद से है, लोकल पार्टी से, स्थानीय पार्टी से तो बिल्कुल ही नहीं है. पिछली बार लोकसभा में जितना लीड मिला उतना ही लीड हम कायम रखते हैं या उससे हमारा लीड बढ़ता है. ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी स्पर्धा है. हम अगर दूसरों से लड़ाई करने जाएंगे तो ये हमारी फितरत में नहीं है. खुद से लड़ना है और खुद से जीतना है. ठीक है, धन्यवाद. ये थे स्नेहा दुबे पंडित. इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये विधायक बनती हैं तो सर्वांगीण विकास की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाएंगे. इन्होंने ये भी कहा कि विकास के साथ साथ हम वो काम करेंगे जिसमें महिलाओं का, पुरुषों का, हर वर्ग का सम्मान बढ़ेगा. अब देखना ये होगा कि 20 तारीख के मतदान के बाद जब 23 तारीख को मतपेटी खुलती है तो किसका भविष्य उज्जवल और किसका भविष्य अधर पे जाता है. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.